हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। मेरा नाम है समरेश श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। आज मैं आपके लिए एक और बहुत बढ़िया वीडियो लेके आया हूं। ये हमारी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो वाले सवाल लेके आया हूं। जो भी आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं, हम उसकी तैयारी करवाते हैं इस चैनल पे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, उनको सब्सक्राइब बटन दबाना है, नीचे जाके बेल आइकन को क्लिक कर देना, नई नोटिफिकेशंस आपको पता लगती रहेगी। हमारे चैनल पे सुबह करंट अफेयर्स आता है, मैं जीके देखता हूं, और मेरे लेक्चर्स किस तरीके से होते हैं, एक बार बस आपका 1 मिनट लूंगा, एक बार समझ लो। देखो, एक तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग वीडियो लेके आता रहता हूं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोले तो जो आपके एसएससी, रेलवे एग्जाम, DSSB, जो क्लरिकल एग्जाम्स होते हैं, एफकेट, सीडीएस के लिए भी आपके फायदेमंद है। जो टॉपिक्स एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे इंडियन पॉलिटी में से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो पेपर में जहां से ज्यादातर सवाल बनते हैं, उससे रिलेटेड मेरी एक सीरीज चल रही है। पॉलिटी के ऊपर मैंने वीडियोस डाली हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का एक मैं मैराथन डाल चुका हूं, जिस बच्चों को मैराथन देखना है वो देख सकते हैं। उसके अलावा भी मैं बायो की वीडियोस लेके आऊंगा। ज्योग्राफी चैनल पर डल चुकी है, एक बार जाके चेक करो। धीरे धीरे सिर्फ हम वही कंटेंट देंगे, वही वाले टॉपिक्स आपको दे रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, और किस तरह के सवाल वहां से बनते हैं, सिर्फ उन्हीं सवालों को एनालाइज करके उनको फैक्ट्स में बदल के मैं आपके लिए लेक्चर्स लेके आता हूं। ये हो गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो हमारे चल रहे हैं। दूसरा चल रहा है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज, उसी का मैं आज लेक्चर लेके आया हूं। आज इसकी 6ठी वीडियो होगी। इसके अंदर मैंने 2 पॉलिटी के लिए हैं, 3 मैंने आपके मिक्स्ड लेक्चर्स लिए हैं, एक आज मैं हिस्ट्री का लेके आया हूं। इस तरह की टोटल आप समझ लो 30 से 35 वीडियोस आएंगी, जिसके अंदर की अगर आपने सिर्फ यही कर लिया ना, आपको इतना अच्छा सेंस ऑफ कंप्लीशन आएगा कि हाँ, जीके हमारी स्ट्रांग हुई है। मैं सारे सब्जेक्ट्स इसमें लेके चलूंगा, और मुझे ये एक अपने एंड से एक बेस्ट स्ट्रेटेजी लगती है कि आप इन एग्जाम्स को इस तरीके से टारगेट करो कि आप क्वेश्चंस जितने आप नजर में रखोगे, जो एक पॉपुलर ट्रेंड है कि जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप उस तरीके से पढ़ोगे तो वो भी आपको फायदा ही देगा। और एक हम अपनी मैराथन भी चला रहे हैं साथ साथ। अभी मॉडर्न हिस्ट्री की आई है, आगे मैं आपके लिए पॉलिटी वगैरह सबके लेके आऊंगा। आपको क्या करना है, आपको चैनल से जुड़ के रहना और कमेंट करके बताया करो। इस टाइप के टॉपिक्स ऐसे हम जीके कवर करेंगे इन फ्यूचर। थोड़े दिन में मैं आपके लिए एक प्रॉपर रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए, ध्यान से सुन लो ग्रुप डी वाले, और आप जितने भी चैनल से जुड़े हुए हो, जो आपके टेलीग्राम पे ग्रुप्स हैं, वहां ये वीडियो को फैलाओ, तभी पता लगेगा। वहां पे मैं स्पेशली ग्रुप डी वालों के लिए यूट्यूब पे एक फ्री कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, जिसमें प्रॉपर जीके विदिन 20 to 30 लेक्चर्स में खत्म करा दूंगा। जीके के मैं टॉप 1000 क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं, और मेरी आदत यह है, अगर मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, उसके साथ मैं आपको 10 क्वेश्चन दे के जाता हूं। जो आज सेशन में नए हैं, आज देख लो लेक्चर हम किस तरीके से करते हैं, और पसंद आए तो चैनल से जुड़ के रहो और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अभी हमें बच्चे जितने भी हेल्प ले सकते हैं हमारी, हम उसमें खुश रहेंगे कि आप इस चीज से दूसरों की भी हेल्प करें। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। हिस्ट्री का पहला सवाल, पहले खुद ट्राई कर लेना वीडियो पॉज करके, उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन देखना। देख लो, हु बिल्ड द कोणार्क सन टेम्पल। ठीक है जी, सबसे पहले तो ये सूर्य मंदिर है कहां पे, तो पहले तो ये समझ लो ये है ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा की कोस्ट है पूरी, वहां पे ये मंदिर है। ये बना कब था, ये है कोणार्क सन टेम्पल। तो आपसे वेन्यू भी, सॉरी, वो भी पूछ सकता है कि ये है कहां पे, स्थित कहां पे, तो ये यहां पे है। ठीक है जी, और ये बना कब था, ये 1250 में बना था, 13वीं शताब्दी में, 13th सेंचुरी के अंदर। और इन्हें बनाया किसने था, तो ये थे नरसिम्हा देवा वन। ये वो रूलर थे जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना करी थी। ये इतना फेमस टेम्पल है कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। अब यहां से हम देखो किस तरीके से मैं सारे पॉइंट्स कवर करता हुआ चलूंगा कि आपकी स्टैटिक जीके भी साथ साथ रिवाइज हो। ये सबसे बेस्ट तरीका है अपनी जीके रिवाइज करने का। ठीक है, लेक्चर पसंद आता है तो जरूर लाइक करो और शेयर करो इसको। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में कितनी है, ये नंबर आपसे पूछ लेता है एग्जाम में। फिलहाल 40 है, और ये उनमें से एक है। यूनेस्को का आपसे हेडक्वार्टर पूछ सकता है, इसको यहां लिख लेते हैं। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है जी पेरिस, फ्रांस के अंदर। ठीक है, और इनके हेड जो है यूनेस्को के, उनका नाम है ऑड्रे अजोले। ऑड्रे अजोले, ये नाम ध्यान रखना, पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है।
हेनरीटा एच फोर्स किसके डायरेक्टर है, ऑड्रे अज़ोले कहां के हैं, टेड्रोस अधानोम कहां के हैं, ये सारे भी मैं स्टैटिक जीके के लिए भी आपके लेके आऊंगा। अभी मैं एक टॉपिक बना चुका हूं सीएम एंड गवर्नर्स, नहीं देखा है तो जाके देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और भी टॉपिक्स में डांस फेस्टिवल, कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे है, कौन सा डैम कहां पे है, थर्मल पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, सब लेके आऊंगा आपके लिए। तो हम इस तरीके से कवर करते हुए चलेंगे। ऑड्रे अज़ोले मैंने आपको बता दिया यूनेस्को का हेड है, और ये जो हेडक्वार्टर है इट इज हेडक्वार्टर्ड एट पेरिस। तो देखो हमने एक क्वेश्चन से कितने सारे आपके क्वेश्चन कवर कर लिए। और हाँ, मैं अपने लेक्चर्स में सब हर बार बोलता हूं कि कॉपी और पेन लेकर के बैठो, और पुराने लेक्चर्स एक बार जाके मेरे जरूर देख लेना। मैं हर लेक्चर में चीजें रिपीट करता हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए। कॉपी पेन लेके बैठना, खुद के नोट्स खुद बनाओ। ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है अपनी कॉपी में लिखते जाओ, इसका कोई पीडीएफ कोई भी आपको नहीं दे सकता, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन हम निकाल रहे हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? ठीक है जी, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? देखो पहले तो ये समझ लो, इसके लिए ईयर आपको ध्यान रखना है कब बने। 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। इस टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। अभी पूरे भारत को तो कब्जा नहीं करा था, लेकिन बंगाल प्रेसिडेंसी पूरी तरीके से इनके अंदर आ गई थी। बैटल ऑफ बक्सर हो चुका था, प्लासी हो चुका था, और वहां पे डुअल गवर्नमेंट चल रही थी। वहां का जो नवाब था बंगाल का, ब्रिटिशर्स ने उसको ऐसे दबा रखा था कि उनके वहां पे डुअल गवर्नमेंट चला रखी थी। डुअल गवर्नमेंट का मतलब जिम्मेदारी वाली काम सारे उन्होंने राजा को दे दिए, और जितने भी रेवेन्यू कलेक्शन और जितना भी लोगों को लूटने वाला हिस्सा था वो ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर ले लिया। इस व्यवस्था की वजह से, डुअल गवर्नमेंट की वजह से वहां पे भयंकर फेमीन्स आते थे, लोग गरीबी से मरते थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट वहां की ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया गया, और वो वहां से कंट्रोल करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। उन्होंने अपना कंट्रोल कैसे एक्सरसाइज करा? उन्होंने कहा डुअल गवर्नमेंट खत्म करी जाए इस एक्ट के बाद। ठीक है जी। उसके बाद में उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी। कहां पे? कलकत्ता में। दिल्ली नहीं है, कलकत्ता है, कैलकटा। ठीक है जी, कलकत्ता में। और यहीं पे इन्होंने जो भी गवर्नर होता था बंगाल का, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ये तीन प्रेसिडेंसीज, तीन प्रोविंसेस होती थी मेन, जो ब्रिटिशर्स के अंडर आती थी। और बंगाल का जो गवर्नर होता था उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। मतलब ये गवर्नर जनरल की उपाधि दे दी। बाकी सब गवर्नर होते थे, जो बंगाल का होता था वो गवर्नर जनरल होता था। अभी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात हो रही है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट नहीं बनी है, वो बनेगी आगे, ये 1773 में। और ये कौन थे सबसे पहले गवर्नर जनरल? गवर्नर जनरल जो बने वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ये बात आप अपनी कॉपी में लिख लो। कब बने? 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू डुअल गवर्नमेंट का अंत होता है, सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट होती है कलकत्ता में, और गवर्नर को गवर्नर जनरल की पोस्ट दे दी जाती है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सबसे पहले बने वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक कौन थे? अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं, अपनी कॉपी में लिख लो एक बार। और चैनल से आप थोड़ा सा जुड़ो, जितने बच्चे आएंगे अभी धीरे धीरे आगे आप सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, बच्चे हम मिलेंगे, सब आपस में बैठ के बात करेंगे। इंटरैक्टिव सेशन लूंगा, लाइव सेशन हम शुरू करेंगे। हमारा टारगेट है जल्दी से जल्दी 10 के सब्सक्राइबर्स करना। जब बच्चे होंगे आप भी 10 चीजें बताओगे, हम भी आपसे शेयर करेंगे, और मजा आएगा लेक्चर रिकॉर्ड करने का। और आपके लिए मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करता हूं कि बेस्ट से बेस्ट एग्जाम से एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम रेलेवेंट चीजें ही आपको दूं। समझे? अब आ जाओ इस पे। एक मैंने आपको बता दिया वॉरेन हेस्टिंग्स का हो गया है, ठीक है। तो आंसर तो आपका ये हो जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब आते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे सबसे पहले? बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, लगा के आ जाते हैं वॉरेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सबसे पहले 1828 में किन्हें बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। बेंटिंक है वैसे, बेंटिंक। ठीक है जी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और ये जो थे, इनसे क्या क्वेश्चन बनता है कि एक तो इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस करी इंडिया में, इंग्लिश एजुकेशन। उसके बाद में दूसरी चीज, सती सिस्टम को बंद करा, सती सिस्टम पे बैन लगाया। और इसके पीछे एक्चुअल में प्रयास किनके थे? राजा राम मोहन राय, फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। सती सिस्टम को बंद करवाने वाले लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इन्होंने ठग्स का सिस्टम भी, ठगी सिस्टम भी बंद कराया था।
एक बहुत ही खतरनाक ग्रुप होता था उत्तर प्रदेश नॉर्थ इंडिया के अंदर, जो ठग्स होते थे बहुत खतरनाक होते थे। तो वो ठगी सिस्टम भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही, तो ये आपका कवर हो गया सारा। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी मैंने आपको बता दिए। कॉर्नवालिस से रिलेटेड क्या है, देखो कॉर्नवालिस ने क्या करा था। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन के थ्रू हम कितनी सारी इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू अगर आपके 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो क्या बुराई है, लिखते जाओ साथ साथ। इन चीजों को छोड़ना नहीं कि मैं आया हूं क्वेश्चन करो और आगे निकल गए, ऐसे मत करना। ये सारी चीजें आपके पेपर में बार बार पूछी जाती हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, चार्ल्स कॉर्नवालिस, इनका क्या था, 1786 में इन्होंने इंपीरियल सिविल सर्विसेज की शुरुआत करी। इसलिए आपसे एग्जाम में पेपर बनता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, कॉर्नवालिस। ठीक है जी, याद रहेगा। इस टाइम पे इन्हें लगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अब क्लर्क वगैरह से काम नहीं होगा, हमें ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन भी बनानी पड़ेगी, तो इंपीरियल सिविल सर्विसेज की शुरुआत हो जाती है। और इसके बाद में, अच्छा आपको पता है सबसे पहले इंडियन कौन थे सिविल सर्विसेज क्रैक करने वाले ब्रिटिश के टाइम पे, ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर, इन्होंने 1862 के आसपास ये एग्जाम क्रैक करा था। और उस टाइम पे, आज की डेट में ही इतना टफ है सिविल सर्विसेज का एग्जाम निकालना, उस टाइम पे मैक्सिमम एज सिर्फ 21 साल रखी गई थी ताकि इंडियंस आ ही ना पाए। एग्जाम होता था लंदन के अंदर, और इतने मुश्किल क्राइटेरिया के बाद भी हम इंडियंस पीछे नहीं रहे और हमने एग्जाम क्रैक किया। सुभाष चंद्र बोस ने भी किया, ऐसे बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स थे। इंपीरियल सिविल सर्विसेज का एग्जाम इन्होंने निकाला, सिविल सर्वेंट की पोस्ट बनाई, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज बन गए। दूसरी चीज कॉर्नवालिस ने क्या करी, कॉर्नवालिस ने 1793 के अंदर लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के लिए एक निकाला परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जिसका बोझ हमने बहुत आगे तक ढोया, आज भी उसका दिखता है परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट बोले तो जमींदारी सिस्टम, यार इसको मिटा दूं, इतना लिख लो आप पहले, ठीक है। ये लेना चाहो, अगर समझ में आ रहा है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं आ रहा है तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अपने नोट्स अपने आप बनाएं और आत्मनिर्भर बनो, ठीक है। हाँ, अब आगे आ जाते हैं। कॉर्नवालिस चल रहा था ना हमारा, आईसीएस मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में इसने लैंड परमानेंट सेटलमेंट है ना, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, इसको बोला जाता है जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम, इसने बोला जी हम तो टैक्स कलेक्ट नहीं करने वाले, हमें टैक्स चाहिए, हमें पैसा चाहिए। यहाँ के राजाओं को, जो प्रिंसली स्टेट्स थी, राजा थे, उनको बोला आप जाओ पीजेंट्स के पास जाओ, वहां से कुछ भी करके आपको लगान वसूल करना है। लगान देखिए ना पिक्चर, किस तरीके से लगान वसूल करा जाता था। तो वो लगान आपने वसूल करना है, जिसके कि 10 हिस्से आप हमें दोगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। बचा हुआ एक हिस्सा वो रखेगा वहां का राजा, हिंदी में लिख दिया राजा, ठीक है। तो ये था जमींदारी सिस्टम, और इसके अंदर फार्मर्स को, पीजेंट्स को, गरीब और किसानों को इतना प्रताड़ित किया जाता था, बेचारे इतने गरीब हो गए थे। तो ये था जमींदारी सिस्टम ऑफ टैक्स कलेक्शन। और ये कहां कहां पे लागू था, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है टिपिकल, ये सीडीएस में क्वेश्चन आपसे पूछा गया कई बार। तो इसके लिए आप याद रखना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी, ठीक है जी। ये आपको चीजें याद रखनी है। परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस लेके आए। रॉबर्ट क्लाइव किससे रिलेटेड है, ये गवर्नर ऑफ बंगाल थे, ये सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल आप कह सकते हो। रॉबर्ट क्लाइव ये 1757 की बैटल ऑफ प्लासी से रिलेटेड है। बैटल ऑफ प्लासी इन्होंने जीती थी सिराजुद्दौला के खिलाफ, और ब्रिटिश पावर प्रॉपर तरीके से स्टैब्लिश उसके बाद ही हुई थी। ये एक टर्निंग फेज था हमारे इतिहास का, मॉडर्न हिस्ट्री का। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल। आ गया ना क्वेश्चन ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लासी। आज हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, और उन क्वेश्चन के हेल्प से मैं सारे टॉपिक्स जो मैं क्वेश्चन से रिलेटेड कवर कर सकता हूं कर रहा हूं। अगर आपको वाकई में इस एफर्ट से कुछ मिल रहा है तो कृपया करके इसको लाइक करके ना शेयर जरूर करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलानी है देखो, और सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ना है। नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी, बंगाल के नवाब कौन थे जब बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। तो इसको भी खोल के समझ लेते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी में क्या था।
मोटा मोटी बातें बताऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, फालतू नहीं घुसूंगा। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, कहां? प्लासी के अंदर। सबसे शॉर्टेस्ट बैटल थी, 90 मिनट में समाप्त हो गई थी। क्यों हो गई थी? सिराजुद्दौला परेशान आ चुका था अंग्रेजों से। इनकी जो भी ये गुंडागर्दी करते थे उस टाइम पे कि भैया हम तो टैक्स देने नहीं वाले हैं, टैक्स फ्री हम ट्रेड करेंगे। उसके अलावा हम अपना प्राइवेट ट्रेड भी चलाते थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने नाम पे तो फरमान लेके आई हुई थी मुगल राजा से, लेकिन उसके अलावा भी प्राइवेट ट्रेड खूब चलाती थी, लोगों को लूटते थे। सिराजुद्दौला तंग आया 1756 में। वो जो क्या है उनका विलियम्स फैक्ट्री जो थी उनकी, फोर्ट विलियम, वहां पे अटैक करता है और उसके बाद में ये लड़ाई शुरू हो जाती है 1757 के अंदर। तो जो रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या करा कि उसने इसके बीच में जो सिराजुद्दौला की सेना से जिन्होंने बिट्रे करा था इसको, तो उनके नाम आपको ध्यान रखने। पहला तो यही था मीर जाफर, इसको अगला नवाब बनाया गया। मीर जाफर ने से धोखा दिया। मीर जाफर कौन था? उस टाइम का मीर बख्शी था। मीर बख्शी एक पोस्ट हुआ करती थी, मीर बख्शी मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड होता था। ये हो गया एक। तो धोखा देने वालों के नाम देख लो, एग्जाम में पूछ जाते हैं कि किन्होंने बिट्रे किया था उस टाइम पे नवाब को। तो एक तो हो गया मीर जाफर, एक आप लिख लो मानिक चंद। मानिक चंद ये ऑफिसर इंचार्ज था बंगाल का। एक आप लिख लो अमी चंद। अमी चंद ये पंजाब का बहुत बड़ा मर्चेंट था। फोर्थ आप लिख लो जगत सेठ। जगत सेठ जो था बिगेस्ट बैंकर था बंगाल का। और एक लिख लो आप खदीम खान। खदीम खान ये सारे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे सिराजुद्दौला के, जिसने कि उनके पीठ के पीछे साजिश रची और सिराजुद्दौला को धोखा दिया। खदीम खान नवाब की एक बहुत बड़ी आर्मी की ट्रूप को हेड करता था। खदीम खान, आप सोचो ये लड़ने पहुंचा होगा और ये सबने इन्हें धोखा दिया, वो अकेले रह गए वहां मैदान के अंदर। 90 मिनट में बैटल निपट गया और बैटल ऑफ प्लासी के बाद में एक बहुत बड़ी पावर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरह से बंगाल को एक्वायर कर लिया। बदले में मीर जाफर को लालच दिया कि तेरे को नवाब बनाएंगे। इसको नवाब तो बना दिया, लेकिन इसे भी बड़ी जल्दी समझ में आ गया कि इन्होंने तो मुझे कठपुतली की तरह यूज कर लिया है। जैसे ही समझ में आने लगा, ब्रिटिशर ने फिर सत्ता पलट दी और मीर कासिम को बिठा दिया गद्दी पे। मीर कासिम भी आगे जाके परेशान हो गया। फिर उसने शाह आलम II और शुजाउद्दौला अवध का राजा, इन तीनों के साथ अलायंस बना के बैटल ऑफ बक्सर प्लान करा। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में होता है। वहां भी इन्होंने बुरी तरह ब्रिटिशर्स ने इनको हराया और उसके बाद से बंगाल के अंदर डुअल सिस्टम आ गया, डुअल गवर्नमेंट आ गई, जो 1773 के अंदर 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट में बंद कर दिया गया। तो ये था पूरा लेखा जोखा आपका बैटल ऑफ प्लासी से। आई थिंक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बन सकते हैं पेपर में वो मैंने कवर कर दिए हैं। अब आ जाते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Sorry, who among the following was the first European to be selected as the president of the Indian National Congress? ठीक है जी, इसका आंसर आपका हो जाएगा ये जॉर्ज यूले। तो एक काम करते हैं, इनिशियली जो जो फर्स्ट थे एक बार उनके सेशन आप देख ही लो। देखो 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है और ये स्थापना कौन करता है? ये ही है, ऑप्शन में ही है, एओ ह्यूम। एओ ह्यूम एक ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट था और जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये वैसे मैंने हिस्ट्री को, मॉडर्न हिस्ट्री को एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के अंदर सारा कवर करके आपको मॉडर्न हिस्ट्री के मैराथन में दे रखा है। मात्र 2 घंटे का मैराथन है, जाके देखो आपके ढेरों क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अगर एग्जाम एकदम सर पे है उसे जाके रिवाइज कर लो, एक पावर बूस्टर शॉट की तरह आपके लिए काम करेगा वो। एक बार जाके देखो और अपने रिव्यूज भी दिया करो, कैसा लगा कैसा नहीं लगा। कमेंट सेक्शन हम पढ़ते हैं, आपको रेगुलर बेसिस पे जवाब देंगे। 1885 के अंदर उस टाइम पे वाइसरॉय कौन था? डफर था, बहुत बड़ा डफर था, जिसने इंटरनेशनल कांग्रेस को बनवा दिया, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, ये तो हो गए वाइसरॉय। अब उसने पूछा है, देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस हर साल दिसंबर में मिलती थी, हर बार एक नया प्रेसिडेंट उसका अपॉइंट होता था। तो उसने पूछा ऐसा पहला यूरोपियन कौन था, ऐसा कौन सा ब्रिटिशर था जो पहला इनका प्रेसिडेंट बना? तो वो आगे जाके बनेगा, पहले 85 में देख लो कौन था। उमेश चंद्र बैनर्जी। सबसे पहली मीटिंग होती कांग्रेस की, कहां पे? बॉम्बे में। बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में मात्र 72 लोग शुरू में शामिल होते हैं। फिर 1886, ये सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। दादा भाई नौरोजी, ये कौन थे? दूसरे प्रेसिडेंट थे। मीटिंग होती है कैलकाटा में।
ये लिख लो, डाटा बहुत जरूरी है। 1800, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपर में। क्या आता है कि सबसे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के, तो वो इसमें थे 1887 में बदरुद्दीन तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी। और इनका जो सेशन होता है वो कहां होता है, मद्रास में, मद्रास। देख लो एक बार बोर्ड पे अच्छे से, इसे लिख लो कॉपी में। वाइसरॉय ये थे, ये वाइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन। और फाउंड किसने करी थी, एओ ह्यूम ने, एलन ऑक्टावियन ह्यूम ने। अब मैं इसे कर रहा हूं इरेज। अब आते हैं आपके मेन सवाल पे। ये वाले सेशंस थे इंपॉर्टेंट, इसके अलावा और भी होंगे, साथ साथ बताता जाऊंगा। अब 1888 में ये होता है, क्या होता है, फर्स्ट यूरोपियन सिलेक्ट होता है प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का। नाम मैं बता चुका हूं, जॉर्ज यूले। ये प्रेसिडेंट बनता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन का। और ये सेशन होता कहां पे है, ये होता है इलाहाबाद में, इलाहाबाद। ये लिख लो कॉपी में। हो गया, जॉर्ज यूले मैंने पढ़ा दिया। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट सबसे पहली वुमेन, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन सा ईयर था, 1917 में। और सेशन कहां पे था, ये था कैलकाटा में। एनी बेसेंट एक आयरिश लेडी थी, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत साथ दिया इन्होंने। थियोसॉफिकल सोसाइटी, फिर उसके बाद में इन्होंने मदन मोहन मालवीय के साथ में को फाउंडर थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। होम रूल मूवमेंट चलाई बाल गंगाधर तिलक के साथ। सारी चीजें मैं कवर करता हूं, आपकी लेक्चर्स को देखा करो, बार बार देखो। बार बार तो वैसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार ही ढंग से देख लो, नोट्स बना लो, 2 बार रिवाइज करो, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पढ़ो क्वेश्चन क्या है। इन विच ईयर डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। ये भी सेशन बहुत जरूरी है, 1907 के अंदर ये हुआ था। पहले तो ये समझ लो, इसे सेशन को बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट क्यों बोला जाता है, क्योंकि 1907 का जो कांग्रेस का सेशन था वो सूरत के अंदर हुआ था। और सूरत के अंदर ये जो सेशन हुआ था, इसके प्रेसिडेंट थे रस बिहारी बोस, रस बिहारी बोस। अब इस सेशन में हुआ क्या था, देश के अंदर स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट तो चल ही रहा था 1905 के बंगाल पार्टीशन के बाद में। लेकिन इस मूवमेंट को लेकर के, स्वदेशी और बॉयकॉट को लेकर के, गरम दल और नरम दल के बीच में जो है ना, थोड़े से अनबन हो गई थी कि भैया स्वदेशी और बॉयकॉट, एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे कि हमें पूरे देश में फैलाना चाहिए, जबकि जो मॉडरेट्स थे वो इस बात पे स्टक थे कि इतना फैलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बंगाल तक इसको रखो जहां पे प्रॉब्लम है। इसको लेके बहुत बवाल खड़ा हुआ और सूरत स्प्लिट हो गया। फिर सूरत स्प्लिट में क्या हुआ, एक्सट्रीमिस्ट वर्सेस मॉडरेट्स। और मॉडरेट्स फिर एंड में रह जाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में, एक्सट्रीमिस्ट छोड़ के चले जाते हैं। लाल बाल पाल का जो ट्रायो था, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल, ये सारी चीजें मैंने आपको उस मैराथन में करा रखी हैं, बहुत डिटेल में बता रखा है। अगले साल 1908 में फिर इनको जेल भेज दिया जाता है, बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की मांडले में। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आते हैं, शायद आगे क्वेश्चन होगा, मैं उसके थ्रू आपको कवर करवा दूंगा। तो ये थी सारी कहानी सूरत स्प्लिट की। ये नाम याद रखना, उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। नेक्स्ट सवाल, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट पैरेलल गवर्नमेंट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एट। देखो पहले तो क्विट इंडिया मूवमेंट की डेट जान लो, 8 अगस्त। जिनकी डेट जरूरी है, वैसे तो ईयर ही जरूरी होते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कुछ डेट्स भी जरूरी होती है, 8 अगस्त, इसलिए इसकी ध्यान रखना। क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी का एक नॉन वायलेंट बोल के उन्होंने ये प्रोटेस्ट शुरू किया था। उन्होंने स्लोगन दिया था इसमें, डू और डाई, करो या मरो का स्लोगन गांधी जी ने दिया था इस आंदोलन के अंदर। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे अपनी ये चीज दिखाने के लिए इंडियंस ने ये करा कि भैया कि हम अपने आप का रूल खुद संभाल सकते हैं, तो 4 जगह पे पैरेलल गवर्नमेंट बना ली थी उन्होंने अपनी, सिर्फ ब्रिटिशर को एक सिंबॉलिक तरीके से दिखाने के लिए। इधर देख लो, पहली तो थी उत्तर प्रदेश की बलिया, तो आंसर बन जाएगा बलिया। सेकंड आपकी हो गई तामलुक, तामलुक एक जिला है और ये कहां पड़ता है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है जी। थर्ड आप लिख लो महाराष्ट्र, पूरा महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र का एक जगह है सतारा, बहुत फेमस सतारा। और फोर्थ पे आप लिख लो ओडिशा, ओडिशा का तालचर, तालचर।
तो आपको ये 4 नाम याद रख लेना अगर क्वेश्चन आया है। पहली चीज तो ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बनाना सवाल, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, या तो रेलवे में मिलेंगे या एसएससी में मिलेंगे, और यही क्वेश्चन आपके आगे जाके और एग्जाम में बनते हैं। DSSB उठा लो, FCAT उठा लो, अभी DSSB के पेपर चल ही रहे हैं, तो आप इनसे रिवाइज कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये हमारी सीरीज है, बहुत बढ़िया ये सीरीज है। अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हो जाके देखो, ये मत देखना कि टाइम कितना है, कम टाइम में मैं बहुत इंफॉर्मेशन आपको देता हूं, आप देख ही रहे हो, अगर आपके काम की लग रही है तो जाके देखो। ये 4 जगह, यूपी बलिया, तमलुक वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र सतारा और ओडिशा का तलचर, ये 4 जगहें थी जहां पे क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर ये पैरेलल गवर्नमेंट्स बनाई गई थी। खत्म, ये सवाल था आपका, डू और डाई नारा दिया महात्मा गांधी ने। 1942 में क्रिप्स मिशन भी आता है, फिर और चीजें खुल जाएंगी, अभी थोड़ा सा इधर रहते हैं। हाँ जी, रॉलेट एक्ट 1919, देखिए रॉलेट एक्ट कब आई थी? 1919 में आई थी। इसे ब्लैक एक्ट कहा गया था। ब्लैक एक्ट किन्होंने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। रॉलेट एक्ट में था क्या कि बिना ट्रायल के आपको जेल में डाल दिया जाएगा, कभी भी आपको डिटेन कर सकते हैं, मार सकते हैं, मतलब इसका बहुत गलत फायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने, तो ये रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट का नाम दिया गया। उसके बाद में जलियांवाला बाग हुआ 13 अप्रैल, ये साल बहुत खराब रहा है इंडिया के लिए। 13 अप्रैल 1919, इस दिन प्रोटेस्ट चल रहा था क्योंकि रॉलेट एक्ट के अंदर ही 2 हमारे लीडर थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, इनको अरेस्ट करके रखा था, तो उन्हीं के लिए प्रोटेस्ट चल रहा था। बैसाखी वाले दिन बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट था, लोग इकट्ठे हो रखे थे। फिर उस टाइम पे जनरल डायर ने ओपन फायर कर दिया, इतने लोगों को मार दिया, और इसी की वजह से अपना नाइटहुड का टाइटल किनको मिला हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। इन्होंने ये टाइटल कर दिया वापस, और ये दिया किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर को जॉर्ज V ने, जॉर्ज पंचम, जो कि चीफ गेस्ट बन के आए थे दिल्ली दरबार में 1911 के अंदर। तो ये हुआ 13 अप्रैल 1919। 1919 के टाइम पे आया एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये एक्ट थी एक और। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जैसे इंडियन काउंसिल्स एक्ट आती थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आती थी, उसी तरीके से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आए 1919 के अंदर। और जैसे नाम से पता लग रहा है, ये थे उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के, और चेम्सफोर्ड थे वाइसरॉय, और ये वक्त था 1919 का, तो आंसर बन जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो ये था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोला जाता है, इसके अंदर डायरार्की इंट्रोड्यूस करी गई थी प्रोविंसेस में। तो ये आप लिख सकते हो, डायरार्की इंट्रोड्यूस्ड। तो आपसे पेपर में ये सवाल बनता है कि डायरार्की कब इंट्रोड्यूस करी गई थी? तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के अंदर। तो इतनी सारी चीजें 1919 से मैंने आपको बता दी हैं। लॉर्ड मिंटो के टाइम पे 1906 में थे, ये वाइसरॉय थे, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ था इनके टाइम पे। यार ये यहां थोड़ा हौच-पौच हो रहा है, आई होप आपने इतना लिख लिया होगा। वीडियो पॉज करो, लिख लो, नहीं समझ में आ रहा पढ़ लो। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड लिखा है, ये इधर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है या वाइसरॉय है। डायरार्की इंट्रोड्यूस हुई थी इसमें 1909 में ही। ये ब्लैक एक्ट आया था जिसे रॉलेट एक्ट बोलते हैं, और उस टाइम पे वाइसरॉय हो गए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और इसी टाइम पे जलियांवाला बाग कांड हुआ था। लॉर्ड मिंटो के बारे में मैं आपको बता रहा था, देखो 1906 के टाइम पे यही थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन होता है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये ईयर इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फाउंडर का नाम नवाब सलीमुल्लाह एंड आगा खान, ठीक है जी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पहली मीटिंग होती है ढाका में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर था लखनऊ में।
यहीं से सेपरेटिस्ट मेंटालिटी निकलने लग गई, एक मुस्लिम सेक्ट जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना, और वहीं पे इसके बाद ही 1909 में जैसे आए मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, 1909 में आए थे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो पता लगा मिंटो कौन है, मिंटो हो गए वाइसरॉय और ये हो गए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और वो हो गए वाइसरॉय। और इसके अंदर क्या इंट्रोड्यूस करा था, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ये सारी बढ़िया इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं यहां से। सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम, मतलब क्या हुआ, जो मुस्लिम बहुमत एरिया है वहां से एक मुस्लिम नेता ही खड़ा होगा और उसे वोट डालने भी मुस्लिम ही जाएंगे। ये एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का पार्ट था, इसे सीड ऑफ पाकिस्तान भी कहा गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को। लॉर्ड बेंटिक बता चुका हूं मैं आपको पिछली बार, आई होप क्लियर होगा, इतना लिख लो कॉपी में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, महात्मा गांधी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ, किसकी महात्मा गांधी जी किसकी राइटिंग से इन्फ्लुएंस थे बहुत ज्यादा, लियो टॉल्स्टॉय। ये एक रशियन ऑथर थे, रशियन राइटर थे, रशियन राइटर थे, और इनकी जो सोच थी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे गांधी जी, और गांधी जी ने इन्हीं के नाम पे किस ईयर में, ये बात है 1910 की, 1910 जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, यहां पे इन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म खोला था, जैसे अपने यहाँ साबरमती आश्रम वगैरह था ना, वैसे वहां पे इन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म, तब सत्याग्रह की इनकी साउथ अफ्रीका में लड़ाई चल रही थी, तो टॉल्स्टॉय फार्म इन्हीं के नाम पे है, लियो टॉल्स्टॉय के। आई होप इतना क्लियर होगा। कार्ल मार्क्स, इन्हें कौन नहीं जानता, हाँ, तो कार्ल मार्क्स कौन थे, कार्ल मार्क्स जर्मन एक बहुत बड़े, मतलब कह लीजिए इकोनॉमिस्ट कह लीजिए, फिलोसफर कह लीजिए, और बहुत लोगों के दुश्मन कह लीजिए। कार्ल मार्क्स सोशलिज्म की थ्योरी दी थी, किताब इनसे बार बार पेपर में जो पूछी जाती है, दास कैपिटल, ठीक है जी, हिटलर का बहुत बड़ा दुश्मन कार्ल मार्क्स। थॉमस हॉब्स, चार्ल्स डार्विन तो आपको पता होगा, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इन्होंने दी थी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इतने आसान सवाल भी पेपर में कई बार बन जाते हैं, तो बन रहे हैं, यहां पे रिवाइज करते जाओ, पेपर देते जाओ, क्लियर करो और मिठाई खिलाओ। नेक्स्ट आ जाओ, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, दीज वर्ड्स आर एट्रीब्यूटेड टू, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये तो सबको पता होगा कि इन्होंने दिया था ये स्लोगन, सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा भी दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने और क्या बोला था, दिल्ली चलो, ठीक है जी। सुभाष चंद्र बोस जी ने फादर ऑफ द नेशन बापू का टाइटल दिया था महात्मा गांधी जी को। यह सवाल भी बन सकता है पेपर में। सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पार्टी बनाई, जब ये कांग्रेस से अलग हो गए। इनकी प्रेसिडेंटशिप को लेकर के बहुत बवाल हुआ था, गांधी जी के एकदम अपोज में आ गए थे, तो फॉरवर्ड ब्लॉक हो गया। 1942 के अंदर He was the founding member और the real founder of the आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां हुई थी, तो ये हुई थी सिंगापुर के अंदर। ये हो गया आपका। भगत सिंह ने क्या बोला था, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन डाउन विद इंपीरियलिज्म। भगत सिंह का यह नारा था। 1929 के अंदर दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, जो आज की पार्लियामेंट है, वहां पे इन्होंने बॉम्ब फेंके थे, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, लेकिन अपना रेवोल्यूशन एक अलग लेवल पे ले गए थे। बटुकेश्वर दत्त के साथ इन्होंने बॉम्ब फेंके थे, मूवी आपने देखी होगी। और वो बॉम्ब फेंके, उसके बाद ये कितने फेमस हुए थे वो सब जानते हैं। इन्होंने अपनी खुद की गिरफ्तारी दी वहां पे, और बहुत प्रताड़ना, बहुत टॉर्चर सहा इन्होंने जेल के अंदर। वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को नाम दिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यार इसे मिटा देते हैं, फिर हौच पौच हो गया। ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको भी समझ में नहीं आ रही होगी ऐसे। आई होप जो साथ साथ लिखवाता हूं ना मैं थोड़ा सा फ्लो में चला जाता हूं, तो आप भी अपनी कॉपी में उस फ्लो में लिख लिया करो, नहीं तो थोड़ा आगे पीछे करके लिख लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट इस पे देख लेते हैं। वीर सावरकर के बारे में मैं शायद बात कर रहा था ना। वीर सावरकर जी 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था, उनको कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस पे किताब भी लिखी थी। हिंदुत्व को बहुत सपोर्ट करते थे,
और इनके नाम का एयरपोर्ट भी है पोर्ट ब्लेयर में। और क्या है वीर सावरकर से? अच्छा, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी सोसाइटी अभिनव भारत, अभिनव भारत। इन्हें सेल्यूलर जेल में बंद किया गया था, जिसे काला पानी की सजा बोलते हैं। ये हो गया आपका। तो ये थी सारी डिटेल इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करा रहा हूं, ऑलरेडी ये छठा है, तो मेरे ख्याल से आप 10-12 भी देखोगे ना, आ रहे हैं इसके अंदर, डलते जा रहे हैं। रोज मेरी क्लास 4:30 बजे अपलोड हो जाती है यूट्यूब पे, रोज कुछ ना कुछ नया आ रहा है। और वो जो नया है वो आपके एग्जाम में पूछा गया बार बार वाला सामान है, वो सारा फैक्चुअल है, वो सारे आपके काम की चीज है। तो इसको फॉलो करोगे तभी ये चीजें पता लगेंगी आपको। हु अमंग द फॉलोइंग फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1857 का रिवॉल्ट? कुंवर सिंह थे, तांतिया तोपे, नाना साहेब मोहल्ले, ये तो सारी थे। तो आंसर आपका 1 2 3 4। आपको मैं लिखवाई देता हूं कि कौन कहां से रिवॉल्ट को लीड कर रहा था। ऐसे सवाल बहुत बनते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे इन चीजों को। ये मैंने वैसे फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मॉडर्न हिस्ट्री वाले में तो सब दे रखा है मैंने। दिल्ली से बख्त खान। अब आपको समझ में आएगी उसकी इंपॉर्टेंस की। उस लेक्चर में खाली मैंने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही उठा रखे हैं, ये मैं कहीं से लेके ना डायरेक्ट प्रीवियस ईयर उठाया आपको दे रहा हूं मैं। दिल्ली से बख्त खान, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, तो ये तो लिखवाने की जरूरत नहीं है, सबको पता होना चाहिए। नहीं पता तो थप्पड़ मार लो खुद के। झांसी से कौन थे लीडर? रानी लक्ष्मीबाई। दिल्ली से थे बख्त खान और बहादुर शाह जफर टू, जो कि लीडर थे, लेकिन उन्होंने कमान इनके हाथ में सौंपी थी। उसके बाद में आप आ जाओ, कुंवर सिंह थे बिहार से, यहां से एरो बनाओ, ये रहे बिहार से कुंवर सिंह। तांतिया तोपे एंड नाना साहिब, नाना साहिब, ये भी ऑप्शन में देखो। तांतिया तोपे, नाना साहिब, ये कहां से थे जी? ये थे कानपुर से। ठीक है, लखनऊ से लिख लो आप, लखनऊ से बेगम हजरत। आई होप बच्चों को समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं। नहीं आ रहा, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में बताओ। ये मैं उन लीडर्स के नाम बता रहा हूं जिन्होंने जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ था तो अपने अपने किस किस राज्य से रिवॉल्ट को लीड करा था। ये नाम पूछ लेता है पेपर में कि बेगम हजरत महल ने कहां से करा था रिवॉल्ट। ठीक है जी, ये हो गया। इलाहाबाद, इलाहाबाद से थे लियाकत अली, लियाकत अली। इसे छोड़ना नहीं, नाम लिख लो कॉपी में, काम के सारे। इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, बिहार हो गया, कानपुर भी हो ही गया, दिल्ली बता दिया, बरेली से खान बहादुर खान, नाम याद रखना, और ये अवध से थे। ठीक है जी, ये थे आपके जितने बनने वाले सवाल थे 1857 की क्रांति से। बाकी मैंने डिटेल में बहुत कवर करी है मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर में, देख लेना। ये हट रहा हूं, देख लो एक बार। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट लेना। अंडर हुज लीडरशिप वॉज चिटागोंग आर्मरी रेड। देखो चिटागोंग ना एक जगह है वेस्ट बंगाल के पास, वहां पे पुलिस की आर्मरी थी जहां पे पुलिस के बढ़िया बढ़िया हथियार रखे जाते थे। प्लान ये था कि आर्मरी को लूट के टेलीग्राफ लाइन को बिल्कुल ठप करना है और ब्रिटिशर्स के लिए अड़ंगा बनना है। एक रेवोल्यूशनरी विंग था जिसको हेड कर रहे थे सुकुमार सेन, ये रे सूर्य सेन। तो ये थे इसके लीडर चिटागोंग आर्मरी रेड के। और चिटागोंग आर्मरी रेड 18 अप्रैल 1930 को हुई थी, 18 अप्रैल 1930। तो ये था चिटागोंग आर्मरी रेड का। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को साथ में फांसी हुई थी। कब हुई थी? 23 मार्च, शहीदी दिवस मनाते हैं ना 1931 को, और ये हुआ था 23 मार्च को। भगत सिंह जो थे इन्होंने नौजवान सभा का शुरुआत करी थी, भारत नौजवान सभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं बताने वाला। हाँ जी, इस पे आ जाओ। ऑथर ऑफ तेलुगु वर्क अमुक्ता मल्याड़ा। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं कि ये क्या कहानी है। ब्रीफ में बताऊंगा, छोटी छोटी बात जो एग्जाम में आ जाती है। एक विजयनगर एम्पायर था, ये डेक्कन का एम्पायर था और ये मिडीवियल हिस्ट्री का पार्ट है। विजयनगर एम्पायर, बच्चे समझते हैं कि ये एशियट हिस्ट्री के किसी राजा महाराजा की बात हो रही है, नहीं। ये वो टाइम था जब ऊपर दिल्ली सल्तनत थी और डेक्कन में विजयनगर और बहमानी किंगडम हुआ करते थे। विजयनगर एम्पायर का टाइम पीरियड याद रख लेना, 1336 से 1565। ठीक है जी, बहुत बड़ा ब्रैकेट बन गया। विजयनगर एम्पायर के ऊपर 4 डायनेस्टीज ने राज करा है। उन 4 डायनेस्टीज के नाम है संगम डायनेस्टी, संगम एरा होता है ना एक,
सुना है संगमेरा के बारे में? संगमेरा, संगम हो गया, फिर सुलवा डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी और अराविडू। ये जो अंपायर था ये बसाया गया था संगम डायनेस्टी के हरिहर एंड बुक्का। आप कह रहे होगे किताब का नाम बोल रखा है, मैं क्या बता रहा हूं, अभी आऊंगा उस पे। विजयनगर एम्पायर के अंदर ये 4 डायनेस्टीज लिख लो, संगम, सुलवा, तुलवा, अराविडू। टाइम पीरियड ये है, संगम डायनेस्टी से शुरू हुआ था, हरिहर एंड बुक्का ने शुरुआत करी थी। डेक्कन में भामानी किंगडम के जस्ट नीचे था ये, और इनका रायचूर दोआब होता है एक नदी के बीच का एरिया, फर्टाइल एरिया, उसको लेकर के इन 2 अंपायर में बहुत लड़ाई थी, विजयनगर एम्पायर वर्सेस बामानी किंगडम, और ये लड़ाई इनके बीच में हमेशा चलती रही। और ये बामानी किंगडम के नीचे थे। विजयनगर एम्पायर के सबसे पावरफुल और सबसे काबिल लीडर जो माने जाते हैं वो तुलुवा डायनेस्टी के होते थे। कौन? ये चला एरो और ये आया इधर, कृष्णदेव राय जी। कृष्णदेव राय, इनका जो टाइम पीरियड था वो था राजा का 1509 से 1530 के बीच का। ये बहुत ही काबिल लीडर थे। इवन बाबर ने भी अपनी जो किताब लिखी थी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा, उसके अंदर इनका मेंशन करा था कि कृष्णदेव राय वाज वन ऑफ द ग्रेट लीडर इन इंडिया। सबसे पावरफुल यही थे। ये इतने इंटेलिजेंट थे, ये बहुत बढ़िया स्कॉलर थे, तेलुगु और संस्कृत दोनों में। तो संस्कृत के जो तेलुगु के अंदर इन्होंने किताब लिखी है उसका नाम है अमुक्ता मल्याड़ा। देखा कैसे हमने कितनी सारी चीजें कवर करी यहां पे। तो ये इन्होंने लिखी, इन्होंने तेलुगु में लिखी। संस्कृत के अंदर एक इन्होंने बुक लिखी थी जम्बावती कल्याणम, वो भी नाम आपसे पेपर में पूछ सकता है तो कर लो, जम्बावती कल्याणम, ये भी कृष्णदेव राय की है। और 1509 से 1530 के बीच में इनकी दोस्ती पोर्टुगीज गवर्नर अल बरूकी के साथ भी थी। उसकी हेल्प इन्होंने बीजापुर के खिलाफ लड़ने में 1510 में गोवा अक्वायर करने में करी थी, कि गोवा इन्होंने पोर्टुगीज को दिलवा दिया था, पुर्तगालियों को। तो कृष्णदेव राय बता चुका हूं, हरिहर एंड बुक्का बता चुका हूं कि फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर फ्रॉम संगम डायनेस्टी। इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, लूट लो, लिख लो अपनी कॉपी में और याद कर लो बैठ के, ठीक है। लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज फिर बोल रहा हूं लाइक करके शेयर जरूर कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है लाने में। हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी? ठीक है, अब आपको मैं एक बार ना ऊपर से जल्दी सारा रिवाइज तो कर ही रहे हैं, तो दिल्ली सल्तनत का एक बार टाइम पीरियड में आपको रिवाइज करा देता हूं। स्लेव डायनेस्टी लिख लो, स्लेवा लिख लिया मैंने, स्लेव डायनेस्टी। गुलाम वंश, इसे इलबाड़ी डायनेस्टी भी कहते थे, इसका टाइम पीरियड 1206 से 1290, ठीक है। इसके बाद आई खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 तक, ठीक है जी। उसके बाद में आ गए आपके तुगलक वंश था 1320 से 1414 तक। इसी टाइम पीरियड में तैमूर लंग आया था इंडिया, तुगलक हो गया। फिर आ जाओ सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी का टाइम पीरियड आप याद रखेंगे 1414 से 1450 तक। अगर दिल्ली सल्तनत पे प्रॉपर एक लेक्चर चाहिए कि मैं कम टाइम में सारी इंफॉर्मेशन आपको काम की देके चला जाऊं, तो टारगेट रखते हैं जब आप हमारे 5000 सब्सक्राइबर, ज्यादा नहीं बोल रहा मैं, 5000 सब्सक्राइबर जिस दिन हो जाएंगे, अगर ऐसा लेक्चर चाहिए पहले तो बताओ कि आपको कमेंट में क्या चाहिए, वो सब मिलेगा। और मेरा एक बड़ा मन है दिल्ली सल्तनत का आपको कवर कराने का, पूरा एक लेक्चर में दूंगा सब कुछ। 1414 से 1450 सैयद डायनेस्टी हो गया। एक और बच गई है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी का टाइम पीरियड आप लिखेंगे 1451 से 1526 तक। इब्राहिम लोधी की लड़ाई हुई बाबर से, फिर मुगल एम्पायर शुरू हो जाता है। लोधी डायनेस्टी की शुरुआत करी थी बहलोल लोधी ने। इनकी शुरुआत कब हुई थी? 1451 में। बहलोल लोधी ने बहलोली कॉइन भी शुरू करे थे, इरिगेशन फैसिलिटीज भी शुरू करी थी। सिकंदर लोधी उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लीडर है। बहलोल लोधी, इसका आंसर तो बहलोल लोधी हो जाएगा, पहले लगा लो। सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा की खोज करी और आगरा में अपनी कैपिटल 1506 में शिफ्ट करी। इन्हें शहनाई का बड़ा शौक था और इन्होंने एक लैंड को नापने का एक तरीका जिसे हम बोलते हैं गजे सिकंदरी करके इन्होंने एक वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी निकाला, सिकंदर लोधी ने। और फाइनली इब्राहिम लोधी आता है और इसकी लड़ाई होती है बाबर के साथ।
बाबर के साथ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है जी। ये आप अपनी कॉपी में ऐसे का ऐसा नोट करके रख लो। ये सारी चीजें थी, लिखवा दी, अपनी कॉपी में नोट करो, एक दो बार रिवाइज करोगे सारी याद हो जाएंगी। ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है क्वेश्चंस को रिवाइज करने का, जीके रिवाइज करने का। एक तो हो गया आप टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो, टॉपिक भी मैं सिर्फ वही लेके आ रहा हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, जाके उसकी प्लेलिस्ट भी देखो, वो भी बनी हुई है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बन रही है। फायदा उठाना चाहो पूरी तरीके से उठा सकते हो, हम अपना बेस्ट से बेस्ट दे रहे हैं आपको। Who among the Delhi Sultan died of a sudden fall from a horse at Lahore while playing चौगान? देखो चौगान किसे कहते हैं, चौगान बोले तो पोलो, पोलो होती है घोड़े के ऊपर हॉकी, ऐसी होती है ना वो गेम होती है जो पोलो। तो अब क्या था कि इनकी डेथ, कौन से ऐसे सुल्तान थे जिनकी डेथ हुई थी? देखो सबसे पहली डायनेस्टी मैंने अभी रिवाइज करो, स्लेव डायनेस्टी बताई थी, स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290 तक। इसके जो फाउंडर थे ना कुतुबुद्दीन ऐबक, अब मेरा बड़ा मन कर रहा है कुछ ना कुछ आपको बता के ही जाऊं यहां से, ऐसे आधी अधूरी नॉलेज लेना ना बेकार है, आपको एक एक चीज मैं बता देता हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेलेवेंट है। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक एक टर्किश स्लेव था। अच्छा इसका आंसर भी कुतुबुद्दीन ऐबक है, इन्हीं की डेथ हुई थी ऐसे। टर्किश स्लेव, गुलाम, किसका गुलाम? ये था मोहम्मद घोरी का गुलाम। मोहम्मद घोरी कौन? बैटल ऑफ चंदावर, बैटल ऑफ तराइन वाला। तो ये अपना स्लेव छोड़ गया इंडिया में, इसने स्लेव डायनेस्टी की स्थापना कर दी जो 1206 से 1290 तक चली। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक आता है और इसी के स्लेव था, इसलिए स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है। और इसके बारे में आपको याद रखना है, इसको टाइटल मिला हुआ था लाख बख्श, बिकॉज ऑफ हिज जेनरोसिटी, लाख बख्श। इसके अलावा कुव्वत उल इस्लाम एंड अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये जो था, ये दो मस्जिदें इसने बनवाई थी। ये थी दिल्ली में और वो वाली है अजमेर में। जो बोल रहा हूं साथ साथ लिख लो, ये इनके काम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, लाख बख्श, कुव्वतुल इस्लाम, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। दूसरा दिल्ली में अपनी राजधानी बनाता है, ठीक है। और क्या करता है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे क्या होता है, एक तो इनके चौगान खेलते हुए मौत हो जाती है और कुतुब मीनार की स्टैब्लिश भी यही करवाते हैं। मतलब पूरा बनके तैयार नहीं हुआ था लेकिन शुरुआत करा दी थी कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार किसको समर्पित है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार कक्की, एक सूफी सेंट है, उनकी याद में कुतुब मीनार बनवाया गया, मेहरौली के अंदर दिल्ली में मिल जाएगा। यही इंफॉर्मेशन थी इनसे रिलेटेड। और 1210 में ये पोलो खेल रहे होते हैं, वो खेलते खेलते इनकी मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरे ऑप्शन भी थोड़ा सा टटोल लेते हैं, देखते हैं क्या निकलता है इनमें से। जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे को याद आती रहेगी मैं देता रहूंगा, साथ साथ लिखते रहूं और बताऊंगा वही जो पेपर में आती है। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड 1211 से लेके 1236। इतना पर्टिकुलरली मत याद रखना टाइम पीरियड, दिल्ली सल्तनत का याद रख लो, इसके किए हुए काम जरूर याद रखना। चालीसा सिस्टम जिसे चहलगानी सिस्टम भी कहते थे। चहलगानी सिस्टम 40 का ग्रुप रखता था ये अपने बॉडीगार्ड्स का, बाद में वही लड़ लुड़ के सत्ता ले लेते थे इनसे। ये रियल फाउंडर माने जाते हैं दिल्ली सल्तनत के। तो आपसे पूछ ले हु इज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो योर आंसर विल बी इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने दो तरह के सिक्के निकाले, सिल्वर जिन्हें टंका बोला जाता था और कॉपर बोले तो जीतल। सिल्वर टंका और कॉपर जीतल कॉइन निकाले इल्तुतमिश ने। चहलगानी सिस्टम बनाया और इसने रियल फाउंडर था दिल्ली सल्तनत का। इसके अलावा और क्या याद रखना है इल्तुतमिश से, इसने कुतुब मीनार मतलब कुतुब मीनार की पूरी इसने आर्किटेक्चर कंप्लीट कराया, इसी के टाइम पे हुआ था कुतुब मीनार की जो कंस्ट्रक्शन पूरी हुई थी। एक सबसे इंपॉर्टेंट लैंड मेजरमेंट सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इक्ता सिस्टम कई बार एग्जाम में आता है, किसने रखा था? इल्तुतमिश ने। ठीक है जी, इक्ता सिस्टम मैंने आपको बता दिया। बलबन बहुत खूंखार एक, उस टाइम पे क्या हो रहा था ना, ये 1266 की बात है, इन्हीं की डायनेस्टी का था, स्लेव डायनेस्टी का बलबन।
बलबन के साथ क्या था, उसे अपनी धौंस जमानी थी कि भैया अभी क्या है ना, सुल्तानों की पावर इतनी सीरियसली नहीं ली जाती थी। तो सबसे पहले तो इसने चहलगानी सिस्टम खत्म करवाया कि जिससे से खतरा है चहल, अबे यार रुको, चहलगानी सिस्टम इसने बंद करवा दिया कि भैया अब ये नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद में इसने क्या करवाया बलबन ने, बलबन आयरन और स्वॉर्ड, क्या बोलते हैं उसको, कि ब्लड और स्वॉर्ड की पॉलिसी को फॉलो करता था, ब्लड एंड स्वॉर्ड। और दूसरा इसने दो चीजें शुरू करवाई, मैं इसे कर रहा हूं अभी क्लोज, मतलब ये वाली स्लाइड, या आई होप आपने लिख लिया होगा, लेना स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में क्या था इसके साथ कि इसने ब्लड एंड स्वॉर्ड की जो नीति थी उसको अपनाया, सिजदा और पाबोस सिस्टम, सिजदा एंड पैबोस, कि मतलब आप सुल्तान के आगे सर झुकाओगे, और मतलब कि उनकी पैबोस सिस्टम होता था कि फीट पे किस करना, तो ये एक तरीके से अपने आगे लोगों को झुकाता था, इस तरीके से बलबन। तो ये बलबन जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक की डायनेस्टी का था, स्लेव डायनेस्टी का। तो ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए सारे ऑप्शन। बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने की मैं कोशिश कर रहा हूं अपने एंड से, कुछ अगर आपको लगता है और इंपॉर्टेंट है तो ऐड कर दो जाके कमेंट सेक्शन में। अब ये रिवीजन लेक्चर है इसलिए मैं बहुत डीप नहीं घुस रहा हूं, सिर्फ उतना उतना बता रहा हूं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। इसका आंसर हो जाएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मदन मोहन मालवीय जी, और एनी बेसेंट भी इसकी एक को फाउंडर थी। एनी बेसेंट को फाउंडर थी ये। एनी बेसेंट एक आयरिश लेडी थी और पहली कांग्रेस की महिला प्रेसिडेंट भी थी। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नाम के अखबार भी लिखती थी। मोतीलाल नेहरू इज एसोसिएटेड विद मोतीलाल नेहरू एंड CR दास। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है, इन्होंने अपनी पार्टी का नाम क्या लिखा था, एक मिनट, अरे यार बस एक मिनट का होल्ड करो जरा। इन्होंने स्वराज्य पार्टी की स्थापना करी थी। ठीक है, स्वराज्य पार्टी, और ये बात है 1923 की। इनका क्या था कि मोतीलाल नेहरू और CR दास ने क्या किया था कि इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी, और इन्होंने कहा था कि अब हम इलेक्ट होकर के जाएंगे असेंबलीज में, और जो बिल इंडियंस के खिलाफ होंगे उन पर रोक लगा देंगे। ये इनका एक ऊपर से काम करने का तरीका था। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट रहे ये। तो ये मैंने आपको चीजें बता दी। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बैटल ऑफ तराइन। तो ये तो थी, सबसे पहले देख लेते हैं सब बैटल के बारे में देख लेते हैं, सारी इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर और पोरस की बैटल कब हुई, ये हुई थी 326 और BC। ठीक है, और अलेक्जेंडर बैटल ऑफ हाइडेस्पीस भी से कहा जाता है। बैटल ऑफ, बहुत ही आज तक ये क्लियर ही नहीं हो पाया कि इस बैटल को जीता कौन, हाइडेस्पीस। लेकिन वही है कि बस जिन्होंने हमारा इतिहास लिखा उन्होंने कह दिया कि अलेक्जेंडर की जीत हुई थी। तो पोरस एक बहुत ही बलवान राजा थे, झीलम नदी के किनारे लड़ाई हुई थी। जयचंद और मोहम्मद घोरी, इनके बीच में कौन सी लड़ाई हुई थी, पहले तो ईयर याद रखेंगे आप। इसका ईयर था 1194। एक मिनट यार, जो ईयर इंपॉर्टेंट है वो देखो, याद तो करने पड़ेंगे, कोई आप पे चारा नहीं है। 1194। बस ये है कि बार बार रिपीट, मैं वही कहता हूं, ट्रिक करके कोई फायदा नहीं है, चीजों को बार बार मेहनत करो, रिपीट करो। रिपीटिशन इज द बेस्ट की आप हमेशा याद रखोगे। बैटल ऑफ चंदावर नाम से मशहूर है ये, बैटल ऑफ चंदावर, लिख लो कॉपी में अभी। उसके बाद में अकबर और हेमू के बीच में होती है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556। ठीक है जी, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। इसके बाद बैरम खान ने लीड करा था इस बैटल को, जो कि अकबर के गार्जियन रहे जब तक वो 18 वर्ष के नहीं हो गए। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत ये हुई, और इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के साथ दो बैटल लड़ेगी 1191, 1192। 1151 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट
बैटल ऑफ तराइन की स्पेलिंग TARRAIN, ठीक है। और ये वाली बैटल पृथ्वीराज चौहान जीते। सेकंड बैटल ऑफ तराइन फिर मोहम्मद गोरी के साथ होती है, लेकिन इसके अंदर इनको पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान, अजमेर इनकी कैपिटल थी, मेवाड़ के राजा थे। पृथ्वीराज चौहान के ऊपर जो बुक लिखी है पृथ्वीराज रसो, उसके राइटर थे चांद बरदाई। जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी लिख दी, और जो इंपॉर्टेंट थी बता दी, कॉपी में साथ साथ नोट कर लो। ये सारी चीजें हैं। हिस्ट्री के और लेक्चर्स आएंगे। इस तरीके से हिस्ट्री कवर करना अपने आप में बढ़िया रहता है। और ग्रुप डी वालों के लिए भी मैं ये प्लान कर रहा हूं कि सब्जेक्ट वाइज पॉलिटी, हिस्ट्री में तीनों, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, फिर आपका हो गया ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी, कॉस्मोलॉजी, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, स्टैटिक जीके, सबके लिए 50-50 टॉप क्वेश्चन लेकर के आपके लिए एक मैं सीरीज बनाऊं। और हर क्वेश्चन के थ्रू मैं इसी की तरीके से अगर आप चाहते हो रिवाइज कराऊं, तो इस चैनल को सपोर्ट आपको करना है। तभी मैं आपके लिए ये चीज लेके आने का, यार बच्चे होंगे तभी तो पढ़ाऊंगा ना, ऐसे थोड़ी, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है, और अपने एंड से हम पूरी कोशिश करेंगे, आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देंगे हम। रेलवे ग्रुप डी की एक मैं स्ट्रैटेजी भी लेके आने वाला हूं, उसको भी कृपया करके फॉलो करना। डेट मैं बता दूंगा कब लेके आऊंगा। विच अमंग्स द फॉलोइंग मुगल एम्परर वाज इलिटरेट, अनपढ़ राजा कौन था? तो अकबर था, लेकिन ये सबसे समझदार भी माना जाता है और सबसे रियल फाउंडर आप कह सकते हो मुगल एम्पायर का। अकबर से रिलेटेड 2-4 फैक्ट्स जो आपको मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं कि आपको याद रखने ही रखने हैं, क्योंकि क्लास भी फिर लंबी हो जाएगी नहीं तो। अकबर जो था, अकबर की वाइफ का नाम जो याद आ रहा है साथ साथ बता रहा हूं यार, हरक्का बाई, आमेर के राजा भारमल की बेटी जोधा, उनका असली नाम था हरका बाई, ठीक है। उसके साथ इनकी शादी हुई। ये ऐसे ही मैट्रिमोनियल अलायंस बना के राजपूत एरिया को अंडरटेक कर लेते थे। अकबर जो था, इसका जो टाइम पीरियड था अकबर का, वो रहा है, क्योंकि पहले हुमायूं 1556 से लेकर के 1607, ठीक है, ये टाइम पीरियड था अकबर का। इनसे आपको एक बैटल ऑफ हल्दी घाटी ध्यान रखना सॉरी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576, ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई थी महाराणा प्रताप के खिलाफ, और उसे बैटल ऑफ हल्दी घाटी बोला जाता है। अकबर की फौज को लीड करने वाले थे मान सिंह, ये इनके नवरत्नों में से एक थे। नवरत्नों की पूरी लिस्ट अकबर के बारे में सब मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है, थोड़ा बहुत जो रह गया हूं मैं यहां बता देता हूं। नवरत्न भी उसको आपको इससे पिछले वाली वीडियो जाके एक बार देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसमें जरूर मिलेगा। बैटल ऑफ हल्दी घाटी करवा दिया। उसके बाद में इन्होंने दीन इलाही, अच्छा इन्होंने मनसबदारी सिस्टम भी शुरू किया था। दीन इलाही मनसबदारी अपॉइंट करते थे, दीन इलाही धर्म चलाया, और इसको सिर्फ एक इंसान ने इनके साथ फॉलो किया, वो था बीरबल। ये भी इनका एक नवरत्न था। 1581 की ये बात है। तो ये था अकबर से रिलेटेड जो चीजें आपको है, तो बहुत सारी। इन्होंने एक आगरा फोर्ट बनवाया, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी है ना दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी, ठीक है। उसके अलावा इनका जो मकबरा है वो सिकंदरा में है, सिकंदरा के अंदर इनका फोर्ट है। तो ये सारी चीजें हैं अकबर से रिलेटेड। मैं आपको कई बार बहुत कुछ बता चुका हूं, दूसरे लेक्चर भी जाके देखो, सब कुछ बार बार नहीं तो रिपीट होता रहेगा। अकबर मैंने आपको बता दिया, बाकी तो सारे आपको भी मैं बताता चलूंगा। ये जहांगीर जो थे अकबर के बेटे थे। फिर औरंगजेब आया, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया। शाहजहां का आपको पता है पीकॉक थ्रोन, और वो इसको भी आगे कवर करेंगे। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आजाद हिंद फौज में शायद आपको बता चुका हूं 1942 सिंगापुर, ठीक है जी। इसकी शुरुआत करी थी कैप्टन मोहन सिंह और रस बिहारी बोस ने, और रियल फाउंडर सुभाष चंद्र बोस जी थे। सिंगापुर में इसकी शुरुआत हुई थी। जापानियों से इन्होंने मदद मांगी थी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि वो ब्रिटेन के दुश्मन थे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सक्सेसर ऑफ द सिख गुरु ऑफ हरकृष्ण, ठीक है जी। तो इसके लिए काम करते हैं, मेरे हिसाब से ज्यादातर बच्चे इस पर फोकस नहीं करते, लेकिन 10 सिख गुरु के हमें नाम पता होने चाहिए। वैसे भी एज एन इंडियन भी आपको, मतलब आपको मैं ये नहीं कह रहा कि किसी धर्म के लिए, लेकिन आपको पता होनी चाहिए यार ये चीजें। 10 सिख गुरु तो आपको जरूर याद होने चाहिए। पहले सिख गुरु हैं, क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री से भी बहुत जरूरी है, गुरु नानक
देव जी, एक साथ ही लिखवा रहा हूं, याद रख लो इनको, कभी मत भूलना, ये चीज तो जरूर याद रखना। गुरु अंगद देव जी, ठीक है। फिर थे गुरु अमरदास, फिर थे गुरु रामदास, फिर गुरु अर्जन देव, गुरु अर्जन देव। अमृतसर की कंस्ट्रक्शन इन्हीं के टाइम पे पूरी हुई थी और शुरुआत इन्होंने करी थी, नींव इन्होंने डाली थी रामदास जी ने। गुरु अर्जन देव जी, फिर थे गुरु हरगोबिंद, गुरु हरगोबिंद, ठीक है। ये मैं नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, इधर लिखो। गुरु हर राय 8th, गुरु हर कृष्ण, गुरु हरकृष्ण, ठीक है। इनके बाद में अब आएंगे गुरु तेग बहादुर जी, गुरु तेग बहादुर, और 10वें नंबर पे गुरु गोबिंद सिंह जी। ये 10 गुरु के आपको नाम याद रख लेने हैं, पेपर में भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसको मैं अलग कर रहा हूं इधर से। 1 2 गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, ठीक है। उसके बाद में गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोबिंद, गुरु हर राय, गुरु हरकृष्ण, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोबिंद सिंह जी। ये 10 गुरु हैं जो आपको सिखिज्म के अंदर जो हमारे 10 गुरु माने जाते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। तो अब आपका आंसर बन जाएगा गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस इज नोन फॉर, किसके लिए जाने जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो अभी मैं आपको शायद इनके बारे में सब कुछ ही बता चुका हूं। परमानेंट रेवेन्यू नहीं, कहां गया, हाँ यही तो है, परमानेंट रेवेन्यू परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। 1793 आपको मैंने क्या क्या बताया था, बंगाल बिहार उड़ीसा और वाराणसी के अंदर था जमींदारी सिस्टम। लेक्चर में सारा मैंने आपको बता दिया है। 1786 में फादर ऑफ इंपीरियल सर्विसेज सॉरी। उसके बाद में रोतवाड़ी सिस्टम भी एक लैंड रेवेन्यू करेक्शन सिस्टम था, ये लिख लो। ये कहां कहां पे था रोतवाड़ी सिस्टम? मद्रास, बॉम्बे, असम एंड कूर्ग। अब ये है क्या रेतवाड़ी सिस्टम? परमानेंट सेटलमेंट तो मैंने आपको बता दिया। रेत का मतलब होता है किसान, पीजेंट। डायरेक्ट ब्रिटिशर, अब उसमें से उन्होंने मिडलमैन को हटा दिया, जमींदारों को हटा दिया और डायरेक्ट किसानों से डील करते थे। कहते थे कि अगर ड्राई लैंड है तब तो भैया 50% लगान देना पड़ेगा, और अगर इरिगेटेड लैंड है तो फिर 60% जुर्माना देना पड़ेगा, लगान देना पड़ेगा। तो ये था रेतवाड़ी सिस्टम। कहां कहां पे लागू था? यहां पे लागू था। इसको लागू करने वाले थे लॉर्ड मुनरो। ही वॉज नॉट द वॉइसरॉय, ही वॉज द पर्सन बिहाइंड दिस, लॉर्ड मुनरो। और इस टाइम पे जो वॉइसरॉय थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिन्होंने हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ा है वो इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। नहीं तो समझ में नहीं आ रहा तो फैक्ट की तरह याद रख लो, लेकिन ये फैक्ट जरूरी है। रेतवाड़ी सिस्टम पहले मैंने आपको बताया, परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार कलेक्ट करता था। रेतवाड़ी सिस्टम में डायरेक्ट रेत के पास ये लोग जाते थे और यहां पे लागू था। लॉर्ड मुनरो का प्लान था, लॉर्ड हेस्टिंग्स वर द वाइसरॉय। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। आखिरी थोड़ा सा और रुक जाओ, मेरे ख्याल से आखिरी क्वेश्चन है। हाँ, गदर पार्टी फॉर्मेशन। गदर पार्टी से ईयर आपको ध्यान रखना है 1913। जगह आपको ध्यान रखनी है सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। ये हमारी सीक्रेट रेवोल्यूशनरी सोसाइटी एक टीम हुआ करती थी जो बाहर से पैसा फंड इकट्ठा करके इंडिया में भेजा करते थे और रेवोल्यूशनरी एक्ट्स को अंजाम देते थे, हमारे देश के वीर क्रांतिकारी। और इनके अंदर फाउंडर मेंबर्स कौन कौन थे? एक तो थे सरदार संपूर्ण सिंह,
संपूर्ण सिंह, ये फाउंडिंग मेंबर्स के नाम बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन पेपर में आपके जो आंसर बनता है ना वो बन जाएगा आपका लाला हरदयाल, वो भी कई बार पूछा जाता है। अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो सोहन सिंह भकना, सोहन सिंह भकना, सोहन सिंह भकना। अब इन तीनों में से कोई ऑप्शन में होना चाहिए, ये रहा सोहन सिंह भकना, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये तीन इसके माने जाते हैं फाउंडिंग मेंबर। इसके अलावा करतार सिंह सराभा भी इसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थे। 18 साल की उम्र में उनको फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह उनको बहुत मानते थे, करतार सिंह सराभा को। राम प्रसाद बिस्मिल, ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है। काकोरी कॉन्स्पिरेसी 1925, काकोरी से जाने वाली ट्रेन के अंदर फिरंगियों का पैसा जा रहा है और उसे हम लूटेंगे, ठीक है, याद है ना फिल्म। राम प्रसाद बिस्मिल, इन्होंने लूट करी थी और इनकी जो पार्टी थी उसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, कानपुर में उसकी स्थापना करी गई थी। और उसके मेंबर्स आप जानते हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, ये सब इसके मेंबर थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने आगे जाके इस पार्टी का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था 1928 के आसपास। 1926 के अंदर भगत सिंह ने भारत नौजवान सभा की शुरुआत करी और ये सोशलिज्म की थ्योरी में बड़ा बिलीफ रखते थे, नौजवान सभा। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चंस जितने आपके बन सकते थे, मैंने एक्स्ट्रा जितने भी ऊपर से मैं आपको बता सकता था, जो एक फ्लो में एक निकल सकते थे, वो मैंने आपको बता दिए। आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अगर आपको समझ में आई हैं चीजें तो कृपया करके लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने स्टूडेंट के ग्रुप्स में भेजो यार। हम भी अपने एंड से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप भी हमारी थोड़ी हेल्प करें। आप लेक्चर देख के खाली चले जाते हो तो उससे काम नहीं बनने वाला। मैं अपनी तरफ से आपको बेस्ट कंटेंट दे रहा हूं। किस तरीके से मेरा कंटेंट आ रहा है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर इस टाइप की सीरीज पसंद है, इसके अंदर भी ढेरों वीडियो अभी 6 पड़ी हुई है, रोज लेके आता रहूंगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे साथ बने रहो। रेडियन लर्निंग एक बहुत ही अच्छा चैनल है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो तो। थैंक यू।